अब हम आते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। तो लिवर ना क्लॉटिंग फैक्टर भी बनाता है, तो लिवर क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगा, सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है एक्सेप्ट एट्थ नहीं बनाएगा वो। तो अगर है ना लिवर को कोई डैमेज हुआ है, लिवर डिसीज़ हुई है, तो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाए, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारे प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होती रहेगी, क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। और फिर क्या है कि है ना, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना, वो डिपेंड करता है, एक तो हमारी लिवर पे भी डिपेंड करता है, और एक डिपेंड करता है विटामिन के की अवेलेबिलिटी पे। हमारे अंदर अगर विटामिन के कम हुआ तो वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम तब भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना, वो विटामिन के की प्रेजेंस में ही अपना काम करते हैं। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब क्लॉटिंग टाइम। अगर हमारे कहीं इंजरी हुई है तो है ना, वहाँ पे है ना हमारे कितनी जल्दी क्लॉट बनता है वो टाइम होता है। तो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, 11.5 टू 12.5 सेकेंड। अगर है ना इससे 2 सेकेंड भी अगर 2 सेकेंड भी ज़्यादा होता है तो वो अब नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है, 11.5 टू 12.5। अगर 2 सेकेंड भी हमें इससे ज़्यादा टाइम दिखता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो इसका मतलब है कि अब नॉर्मल है। और है ना, अगर 5 सेकेंड और उससे ज़्यादा टाइम लगता है मतलब प्रोथ्रोम्बिन का क्लॉटिंग टाइम, तो इससे पता, मतलब ये इंडिकेट करता है फुलमिनेंट हेपेटिक नेक्रोसिस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि है ना केवल लिवर डिसीज़ की वजह से ही प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि क्या है कि है ना और डिसीजेस भी होती हैं, जैसे कि कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, कंजम्पशन कोएगुलोपैथी, ड्रग इनटेक और हाइपर विटामिनोसिस के, क्योंकि हाइपो विटामिनोसिस। क्योंकि क्या है कि अगर विटामिन के की प्रेजेंस में क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं, ठीक है, तो अगर है ना विटामिन के की ही कमी होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। ड्रग इनटेक कोई ले रहे हैं तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। इन सब की वजह से भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि लिवर डिजीज। तो हमें ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस अच्छे से करने आना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कोलेस्टेसिस। तो इसमें हम दो चीज़ देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम इसमें कुछ एंजाइम देखेंगे, 4 एंजाइम है जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एंजाइम देखेंगे और सीरम बिलीरुबिन देखेंगे। तो एंजाइम में क्या है, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, 5' न्यूक्लियोटाइडेज, ल्यूसिन एमिनोपेप्टाइडेज और गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज, जिसको हम जीजीटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये हमें ध्यान रखना है, ये सारे एंजाइम है, ठीक है। और 5' न्यूक्लियोटाइडेज, ल्यूसिन एमिनोपेप्टाइडेज और गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज। तो और है ना, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे सीरम बिलीरुबिन। तो अब क्या है, एंजाइम हम देखते हैं। तो पहला एंजाइम है सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसको हम ALP भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, 3 to 13 KA यूनिट। अब नॉर्मल देखें, अब नॉर्मल में क्या है, क्या है ना, अब नॉर्मल में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मोर देन 3 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी नॉर्मल वैल्यू से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर है ना वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें दिखती है हेपेटोबिलियरी डिसीज़। तो हम ना मतलब ये सोच सकते हैं कि हाँ, इसको हेपेटोबिलियरी डिसीज़ है। सबसे पहले कोलेस्टेसिस का मतलब बता देते हैं। कोलेस्टेसिस का मतलब होता है कि बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ठीक है। जो बाइल फ्लो करता है ना, हमें पता है कि बाइल प्रेजेंट होता है लिवर में, ठीक है। तो बाइल फ्लो जो करता है वो ना उसका फ्लो रुक जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, तो इसका मतलब होता है कोलेस्टेसिस। तो अब क्या है कि है ना हेपेटोबिलियरी, ठीक है। मतलब लिवर में ही जो बाइल होता है वहाँ पे मतलब उससे रिलेटेड डिसीज़ होती है। तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती है, एक्स्ट्रा इंट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ड्रग इंड्यूस कोलेस्टेसिस या प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, क्योंकि ये भी बाइल से ही रिलेटेड डिसीज़ हैं। तो बाइल का फ्लो रुक जाएगा, बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उससे भी हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा लिवर, ठीक है। तो हम इसमें क्या चेक करते हैं, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 3 to 13 KA यूनिट। अगर बढ़ जाती है 3 to 10 टाइम्स नॉर्मल लेवल से, तो है ना वो इंडिकेट करता है हेपेटिक बिलियरी डिसीज़। तो उसमें कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, ये 3 डिसीज़ हो सकती हैं, ठीक है। लिवर में ये जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो लिवर में प्रोड्यूस होता है, बोन में भी प्रोड्यूस होता है, इंटेस्टाइन में भी प्रोड्यूस होता है। लिवर में हम बोलेंगे हेपेटोबिलियरी सिस्टम में भी ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
अगर है ना ये बहुत टाइम तक बढ़ा रहता है, ALP अगर है ना बहुत टाइम तक बढ़ा रहता है तो वो इंडिकेट करता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को। अब हम आते हैं 5 न्यूक्लियोटाइडेज पे। तो 5 न्यूक्लियोटाइडेज में इसकी वैल्यू, ये भी एक एंजाइम है, ये भी हम ब्लड में देखते हैं, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2 to 17 यूनिट पर लीटर, ठीक है। एंजाइम जो है ये लोकेटेड होता है लिवर में, जैसे कि ये एंजाइम ना ALP लिवर, बोन, इंटेस्टाइन सब में मिलता है, लेकिन ये एंजाइम केवल लिवर में मिलेगा। तो जब है ना, जब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, जब है ना कोई डिसीज़ होगी, जैसे कि हेपेटोबिलियरी डिसीज़ होगी, तो इसकी ना वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी ब्लड में, और वही है कि नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये डिनोट करता है लिवर मेटास्टेसिस को, मतलब लिवर कैंसर को ये डिनोट करता है। ये स्क्रीनिंग में इसके हेल्प करता है, मतलब अगर 5 न्यूक्लियोटाइडेज अगर बढ़ा हुआ होगा ना तो हमें पता चल जाएगी, मतलब ये क्या हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, ठीक है। लिवर मेटास्टेसिस मतलब लिवर कैंसर। तो हमें इसकी हेल्प से मतलब बहुत बड़ा क्लू मिलता है कि हाँ, एक लिवर मेटास्टेसिस भी हो सकती है, ठीक है। ये एंजाइम ना कंफर्म करता है कि लिवर ही अफेक्टेड है, ये ना सब में मिलता है। जैसे सब में क्या है, ये बोन, जो ALP है, लिवर, बोन, इंटेस्टाइन, ये सब में मिलता है, तो कहीं ना कहीं बोन की कंडीशन से मतलब बोन की कोई डिसीज़ हुई होगी तो इससे बढ़ सकता है ये ALP, है ना। इंटेस्टाइन की भी डिसीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये ALP बढ़ सकता है। लेकिन अगर है ना ये केवल लिवर में ही मिल रहा है, अगर ये बढ़ा हुआ मिल रहा है तो ये कंफर्म करता है कि डिसीज़ ना लिवर की ही है, ठीक है। हेपेटोबिलियरी डिसीज़ ही है, लिवर मेटास्टेसिस यहाँ हो सकती है, ठीक है। कंफर्म भी हो सकती है और मे बी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन 5 न्यूक्लियोटाइडेज से, 5 डैश न्यूक्लियोटाइडेज से हमें पता चल जाएगा कि हाँ, कोई डिसीज़ है, लिवर की ही है, फाइनल है, पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ल्यूसिन एमिनोपेप्टाइडेज, जिसको हम LAP भी बोलते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 75 to 200 यूनिट पर ml, और ये जो अगर बढ़ जाती है इसकी वैल्यू, तो ये किस किस कंडीशन में बढ़ जाती है। LAP अगर बढ़ेगा तो कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ेगा, कोलेस्टेसिस में, सिरोसिस में, हेपेटाइटिस में और लिवर ट्यूमर में, ठीक है। नेक्स्ट वन है गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज, तो इसको हम GGT भी बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 5 to 24 यूनिट पर लीटर। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो वो कौन सी डिसीज़ को इंडिकेट कर, मतलब बढ़ती हुई दिखती हैं, तो किस किस में बढ़ती है, लिवर में, पैंक्रियाज में, कार्डियक में, रीनल में और बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज़, है ना। इन सब में हमें ये बढ़ती हुई दिखती हैं। अगर इनकी कोई डिसीज़ हुई है तो ये जो GGT है ना, GGT ये बढ़ता हुआ मिलेगा। तो जो वैल्यूज़ आर एलिवेटेड इन अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ एंड इन पेशेंट टेकिंग बार्बिचुरेट्स ऑफ फेनेटोइन। तो इसमें क्या है कि है ना, ये जैसे हमें ना, जैसे हमने AST और ALT का रेशियो देखा था, ऐसे ही हमें ना, मतलब क्रॉनिक जो लिवर डिसीज़ थी, हमने ना AST और ALT का रेशियो भी देखा था लास्ट। अगर आप है ना वीडियो को पहले देखेंगे तो हमने AST और ALT का रेशियो देखा था क्रॉनिक अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ में। ऐसे ही हम GGT चेक करेंगे, ठीक है। GGT चेक करेंगे, उससे भी हमें पता चलती है। बार्बिचुरेट्स ऑफ फेनेटोइन के कंजप्शन में भी ये इंक्रीज़ होता है, ठीक है। GGT है ना, बार्बिचुरेट्स ऑफ फेनेटोइन का कंजप्शन जो पेशेंट ज़्यादा करता होगा उसमें भी ये GGT बढ़ा हुआ दिख सकता है। देखिए, कुछ स्कोर्स होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलती है कि है ना कि लिवर की कंडीशन कितनी वर्स है, कितनी पुअर है, कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके तो कुछ स्कोर्स हैं, जैसे कि MELD, PELD स्कोर्स हैं। ये इससे हमें पता चलती है कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए और लिवर की क्या कंडीशन है ना। पोर्टल हाइपरटेंशन तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता करनी चाहिए, ये कुछ इनसे पता चलेगी। MELD का मतलब क्या होता है, मॉडल ऑफ एंड स्टेज लिवर डिसीज़। ये एक स्कोर होता है जिसकी वजह से हम इसका पता करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या स्कोर होता है, ये क्या होता है कि 3.8 लॉग ऑफ टोटल बिलिरुबिन mg/dl प्लस 11.2 इंटू लॉग ऑफ INR को हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं, ठीक है, प्लस 9.6 लॉग ऑफ क्रिएटिनिन mg/dl।
ठीक है। तो MELD स्कोर क्या होता है, इसको आप तो आप है ना इसको बॉक्स में आप कर लेना, ठीक है। बॉक्स में इस फॉर्मूला को लिख लेना और इनकी वैल्यू पुट कर देना, कोई भी वैल्यू होगी, है ना। तो अगर उसकी वैल्यू आती है 18 to 21 तक, ठीक है, तो हमारा लिवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। अगर इससे ज़्यादा आती है तो क्या होता है कि कंडीशन वर्स्ट है, ठीक है। तो लिवर की कंडीशन वर्स्ट है। PELD स्कोर भी देखते हैं हम, तो ये है ना बच्चों में यूज़ होता है लेस देन 12 ईयर। मेड्री इंडेक्स भी होता है एक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 4.6 पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम लेंगे, पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम माइनस कंट्रोल टाइम, है ना, कंट्रोल प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्लस सीरम बिलिरुबिन mg/dl। तो ये है इसका फॉर्मूला, है ना। अगर इसका स्कोर आता है ना, अगर इसका स्कोर 32 तक आता है तो है ना लिवर फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अगर इसका मोर देन 32 आता है तो लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, उसकी प्रोग्नोसिस पुअर है ना। तो ये है ये 2 स्कोर, मतलब ये 3 आपको है ना याद रखने हैं। अगर याद रहें तो ठीक है, वरना ये सब आप याद रख सकते हैं थ्योरी एग्जाम के लिए, तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन कहाँ था, ये हमने एंजाइम था प्लस है ना सीरम बिलिरुबिन भी था। तो अब हम सीरम बिलिरुबिन देखेंगे। तो इसमें क्या है कि हम ना सीरम बिलिरुबिन को मेजर करते हैं वंडरबर्ग डायजो रिएक्शन से। डियाजो रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि है ना कोलेस्टेसिस, मतलब कोलेस्टेसिस की वजह से जो होता है बाइल वो आगे फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। बाइल आगे फ्लो नहीं करेगा तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और वो है ना वो इंक्रीज़ करता है लिवर डिसीज़ को एक कंडीशन देता है ख़राब होने को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बिलिरुबिन की वैल्यू हमें पता है कि सीरम बिलिरुबिन 2 टाइप का होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है उसमें ना मतलब ये रिएक्शन होता है, ठीक है। डियाजो रिएक्शन अगर होता है, ठीक है। देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अगर होगा वहाँ पे तो क्या होगा, वो अल्कोहल की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर वहाँ अल्कोहल डालेंगे तो रिएक्शन चालू हो जाएगी। अगर रिएक्शन चालू हो जाती है तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। अगर है ना रिएक्शन अल्कोहल की प्रेजेंस में नहीं होती, ठीक है, डियाजो रिएक्शन अगर हम करते हैं और उसमें रिएक्शन हम मतलब अल्कोहल डाला हमने और रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो इससे ये पता चलती है कि है ना बिलिरुबिन जो है वो कॉन्जुगेटेड बढ़ी हुई है कि है ना अनकॉन्जुगेटेड बढ़ी हुई है। टोटल सीरम बिलिरुबिन भी हम चेक करते हैं, ठीक है। उसमें वही है कि मतलब वही टोटल सीरम बिलिरुबिन को फिर हम माइनस कर देंगे तो उससे हमारा टोटल मतलब कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड को माइनस कर देंगे तो उससे हमारा टोटल सीरम बिलिरुबिन निकल जाएगा, ठीक है। तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन CB है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन UB है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप इसको ये था हमारा इतना, अगर आप इसको ना बुक से पढ़ेंगे जाके तो आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। उसमें अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। टेलीग्राम है हमारे पास, इंस्टाग्राम है, तो आप सब पे हमारी हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 के होने वाले हैं, ठीक है, तो आप उन्हें 10 के जल्दी होने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।